मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है वैभव और आज हम पढ़ेंगे डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व का भाग 34, है ना। अभी तक हम 33 भाग देख चुके हैं। आज हम 34वें भाग पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। और ये जो भाग है ये हमारा आखिरी भाग भी है ना। मतलब इस भाग में हम पूरा पार्ट जो है चैप्टर है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, इसे खत्म कर देंगे। उसके बाद हमारा सिर्फ एक भाग बाकी है जिसमें हम इसका सारांश, है ना, डी से लेके एफ ब्लॉक के जो तत्व है इन सब का जो हमने अभी तक पार्ट में पढ़ा है इन सब का सारांश पढ़ेंगे। तो चलिए फिर देर किस बात की है, शुरू करते हैं। हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 4.10, है ना, उदाहरण नंबर 4.10 या फिर 4.10, है ना। तो आज हम इस उदाहरण पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। और इस उदाहरण को देखने के बाद हम आज डी एवं एफ ब्लॉक तत्वों के कुछ अनुप्रयोग, है ना, हम डी और एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं इन्हें पढ़ चुके हैं, इनके अभिलक्षण वगैरह हमने सब कुछ पढ़ लिया है। अब इसके बाद हम इनके थोड़े, इन तत्वों के थोड़े अनुप्रयोग पे भी दृष्टि डालेंगे और उन्हें पढ़ेंगे। और ये हमारी पुस्तक में 4.7 पर दिया हुआ है, तो इसे आप भी एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। ये हमारे पाठ का आखिरी टॉपिक है ना। इसके बाद जो पाठ है वह खत्म है, सिर्फ सारांश बाकी है जो कि हम अगले भाग में करेंगे। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, उदाहरण 4.10 या फिर 4.1। तो लेंथनॉइड श्रेणी के एक सदस्य का नाम बतलाइए जो +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं या फिर अवस्था दर्शाता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लेंथनॉइड श्रेणी के। लेंथनॉइड देखो, हमने डी ब्लॉक पढ़ा, है ना। डी ब्लॉक पढ़ने के बाद हमने एफ ब्लॉक पढ़ा। तो एफ ब्लॉक के, जो एफ ब्लॉक है उसकी दो श्रेणियां होती है। एक 4F जिसे हम लेंथनॉइड्स बोलते हैं और एक 5F जिसे हम एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। 4F श्रेणी कौन वह होती है जब हम डी ब्लॉक में जाते हैं। तो जो 3D 4D और 5D, है ना, जो 5D श्रेणी है उसमें एक तत्व होता है लेंथनम, है ना। लेंथनम के बाद के जो 14 तत्व हैं, जो 14 एलिमेंट्स हैं लेंथनम के बाद के, उन्हें हम लेंथनॉइड्स बोलते हैं। और उन्हें उन्हीं से हमने 4F श्रेणी या फिर लेंथनॉइड्स बनाया है। और जो 3D 4D 5D 6D, है ना, और जो 6D जो आखिरी श्रेणी है 3D एलिमेंट्स की, मतलब जो आखिरी श्रेणी है डी ब्लॉक की, है ना। तो जो 6D श्रेणी में जो तत्व है जिसे हम एक्टिनियम बोलते हैं, और एक्टिनियम के बाद की जो 14 तत्व है उन्हें हम एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। और उन्हीं से हमने अपनी 5F श्रेणी या फिर एक्टिनॉइड्स बनाई है ना। तो एफ में दो श्रेणी होती है, लेंथनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। लेंथनॉइड्स होते हैं वह, उनका परमाणु क्रमांक 58 से 71 होता है। और एक्टिनॉइड्स का परमाणु क्रमांक 90 से 103 होता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं जो लेंथनॉइड श्रेणी है ना, तो 4F श्रेणी है, उसके एक सदस्य का नाम बतलाइए, मतलब उसके एक सदस्य उस श्रेणी के या फिर एक तत्व का नाम बतलाइए जो +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है ना। ये बोल रहे हैं लेंथनॉइड श्रेणी के एक सदस्य का नाम बतलाइए जो +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है ना। तो ये हमने पढ़ा था, है ना, याद है वो श्रेणी। उस श्रेणी में सारे लेंथनॉइड्स के सारे ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिए हुए थे कि कौन सा तत्व कितने ऑक्सीकरण अवस्थाएं और कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है ना। और वो हमने अपने भाग में पढ़े भी थे। तो अगर आपको याद है तो जो एक्टिनियम, तो जो लेंथनम था, है ना, लेंथनम +3 देता था। उसके बाद जब हम सीरियम के पे आते थे, है ना, सीरियम सी से हम जिसे दर्शाते थे, है ना, जिसका संकेत क्या था, सी था। तो सीरियम जिसका परमाणु क्रमांक 58 था, है ना, जो लेंथनॉइड्स है उसका जो पहला तत्व है सीरियम, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 58 है। तो वह तत्व है जिसका ऑक्सीकरण अवस्था +4 है ना। वह एक ही ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है जो कि +4 है ना। और उसका नाम क्या है, सीरियम। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सीरियम, जिसका परमाणु क्रमांक 58 है, वह +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ आ गया, है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। डी एवं एफ ब्लॉक तत्वों के कुछ अनुप्रयोग। हमने अब उदाहरण देख लिया है, अब हम डी एवं एफ ब्लॉक तत्वों के कुछ अनुप्रयोग पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। लोहा तथा इस्पात अत्यंत महत्वपूर्ण निर्माण सामग्री है। लोहा तथा इस्पात अत्यंत महत्वपूर्ण निर्माण, है ना, जो बिल्डिंग वगैरह बनती है अगर आपने देखा हो तो वहां पे लोहा वगैरह जो है ना, जो पिलर वगैरह बनते हैं, है ना, तो वहां पे जो लोहा है वह एक अत्यंत महत्वपूर्ण सामग्री होती है। बिना लोहे के हम घर वगैरह
बिल्डिंग्स वगैरह नहीं बना सकते। इसलिए लोहा तथा इस्पात अत्यंत महत्वपूर्ण निर्माण सामग्री है। इनका उत्पादन आयरन ऑक्साइड के अपचयन, अशुद्धियों के निष्कासन तथा कार्बन व मिश्रात्मक धातुओं जैसे CrMn और Ni के सम्मिश्रण पर आधारित है। इनका उत्पादन किस पे? आयरन ऑक्साइड, आयरन की जो ऑक्साइड होती है ना, FeO Fe2O3 वगैरह, है ना। तो इनका उत्पादन आयरन ऑक्साइड के अपचयन, जब जो आयरन ऑक्साइड है उनका अपचयन होता है, या फिर अशुद्धियों के निष्कासन, है ना, जब हम इम्प्योरिटीज या फिर अशुद्धियों को हटाते हैं, अशुद्धियों के निष्कासन तथा कार्बन व मिश्रात्मक धातुएं, जो कार्बन है वह मिश्रात्मक धातु है, जैसे कौन सी? Cr क्रोमियम, Mn मैंगनीज और Ni निकल के सम्मिश्रण पर आधारित है ना। CrMn Ni जो है यह क्या अलॉयज वगैरह भी बनाती है ना, और सम्मिश्रण पर आधारित है। कुछ यौगिकों का उत्पादन कुछ विशेष उद्देश्य के लिए होता है, और कुछ जो यौगिक या फिर कंपाउंड्स हैं उनका जो उत्पादन है वह किसी खास उद्देश्य के लिए होता है। जैसे जब हम TiO, है ना, जो TiO है, जैसे TiO का वर्णक उद्योग में और MnO2 का शुष्क बैटरी सेलों में, है ना। कुछ जो यौगिक है ना, कुछ जो कंपाउंड्स हैं उनका जो उत्पादन है वह सिर्फ एक विशेष उद्देश्य के लिए होता है ना। जैसे TiO है ना, जो TiO इसका किसमें? वर्णक उद्योग में। और जो MnO2 है इसका किसमें? शुष्क बैटरी सेलों में। जैसे जो ड्राई बैटरी सेल्स होती हैं, है ना, वो ड्राई बैटरी सेल्स, उसमें जो MnO2 है उसका प्रयोग होता है। तो इसी वजह से जो कुछ यौगिक हैं उनका उत्पादन सिर्फ एक विशेष उद्देश्य के लिए होता है। जैसे MnO2 जिसका जिसका उत्पादन का उद्देश्य सिर्फ एक ही है, मतलब लगभग लगभग सिर्फ एक ही है, क्या? जो ड्राई बैटरी है उनके सेल्स में, है ना, जो ड्राई बैटरी के उनके सेल्स बनाने के लिए। और ऐसे ही जो TiO है ना, TiO उसका भी किसमें है? वर्णक उद्योग में। और MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड है, इसका किसमें? शुष्क बैटरी सेल, है ना, या फिर जो ड्राई बैटरी की सेल्स है उनमें। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ आ गया, है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। बैटरी उद्योग में Zn तथा NiCd की भी आवश्यकता पड़ती है ना। जब हम बैटरी उद्योग की बातें करते हैं तो देखो, एक तो बैटरी उद्योग में जो MnO2 है यह भी ट्राई बैटरी सेल्स बनाने में काम में आता है ना। इसका जो विशेष उद्देश्य है उत्पादन का वह क्या है? शुष्क बैटरी सेलों के उत्पादन में, है ना, MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड का। और जब हम बैटरी उद्योग की बात करते हैं तो बैटरी उद्योग में जो Zn जिंक है ना, जिंक निकल या फिर कैडमियम, इनकी भी आवश्यकता पड़ती है। जो जिंक निकल और कैडमियम है यह भी कई प्रकार की बैटरियां या फिर सेल बनाने में उपयोगी होते हैं। इसलिए बैटरी उद्योग में MnO2 के साथ साथ जिंक तथा निकल या कैडमियम की भी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो, वर्ग 11 के तत्वों को मुद्रा धातु कहना उचित होगा। जो वर्ग 11 है, ग्रुप 11 है ना, इनके तत्वों को हम मुद्रा धातु भी कह सकते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर उद्योग में उपयोगी होते हैं। इसलिए वर्ग 11 के तत्वों को मुद्रा धातु कहना उचित होगा, है ना। करेंसी एलिमेंट्स या फिर मुद्रा धातु कहना उचित होगा। यद्यपि सिल्वर व गोल्ड की वस्तुओं का महत्व केवल संग्रहण तक ही सीमित हो गया है, तथा समकालीन कॉपर सिक्के वास्तव में कॉपर अवर्ण, है ना, कॉपर अवणित स्टील है, और सिल्वर यू के सिक्के कॉपर तथा कॉपर या फिर निकल मिश्रातु है। ये क्या बोले? बैटरी उद्योग में जिंक तथा निकल कैडमियम की भी आवश्यक पड़ती है, और जो वर्ग 11 के तत्व हैं, उन्हें हम मुद्रा धातु भी या फिर करेंसी एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, है ना, या फिर उन्हें कहना उचित रहेगा। यद्यपि सिल्वर और जो गोल्ड होते हैं, है ना, उन वो जो है वह उनका महत्व केवल संग्रहण तक ही सीमित रह चुका है। मतलब जो सोना चांदी है, तो आपने देखा होगा सोना और चांदी है वह लोग पहनते हैं, उनका संग्रहण करते हैं, है ना। मतलब सोने चांदी की चीजें लोग खरीद के अपने घर में रख लेते हैं, इसलिए उनका ज्यादातर जो महत्व है वह केवल संग्रहण तक ही सीमित रह गया है। तथा समकालीन युग के कॉपर सिक्के, है ना, जो कॉपर सिक्के हैं वह वास्तव में क्या? कॉपर अवणित स्टील है। क्या है? जो कॉपर के सिक्के हैं वह क्या है? कॉपर अवणित स्टील है। और जो सिल्वर के सिक्के हैं वह क्या है? कॉपर या फिर निकल के अलॉयज है। जो सिल्वर के, है ना, जो सिल्वर के सिक्के हैं वह क्या है? कॉपर या फिर निकल के अलॉयज या फिर मिश्रातु है। बहुत सी धातुएं उनके यौगिक रासायनिक उद्योग में महत्वपूर्ण उत्प्रेरक है।
बहुत सी धातुएं हैं जो क्या उनके यौगिक या फिर कंपाउंड जो रसायन वगैरह हैं उद्योग में महत्वपूर्ण उत्प्रेरक। देखो, अगर आप डी ब्लॉक के तत्वों की बात करोगे तो यह ज्यादातर उत्प्रेरक के रूप में ही प्रयोग होते हैं, है ना, उत्प्रेरक या फिर कैटलिस्ट के रूप में ही प्रयोग होते हैं। जैसे अगर अभी हम आगे पढ़ेंगे तो कई सारी प्रोसेस हैं, जैसे हेबर्स प्रोसेस हो गई, है ना, और जो जिससे हम अमोनिया बनाते हैं ना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से, और भी कई प्रकार की, जब हम हाइड्रोसल्फ्यूरिक मतलब जब हम सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, है ना, तब भी जब हम उसमें जब हम सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं तो उसमें बीच में हम सल्फ SO2 भी बनाते हैं, है ना, SO2 भी, सल्फर डाइऑक्साइड भी बनाते हैं। और सल्फर डाइऑक्साइड में कैटालिटिक जो हाइड्रोजनेशन होता है ना, जो उसमें भी उत्प्रेरक के रूप में जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वही उपयोग में आते हैं, जैसे अभी हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, सल्फ्यूरिक, है ना, जो कैटलिक ऑक्सीडेशन होता है SO2 का, उसमें भी देखो यहाँ पे हमने पढ़ा सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन में V2O5, जो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड या फिर जिसे हम V2O5 बोलते हैं, वह SO2 के ऑक्सीकरण को उत्प्रेरित करता है ना। जो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होता है SO2 का, जब हम सल्फ्यूरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं, उसके उत्पादन में जो उत्प्रेरक होता है वह V2O5 या फिर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड होता है। और ये जो वी है, तो वी है वह किसका, ये डी ब्लॉक के तत्व का पार्ट है ना, भाग है। इसलिए जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसके उत्पादन में V2O5 SO2 के ऑक्सीकरण को उत्प्रेरित करता है ना, कैटलिस्ट, है ना, उत्प्रेरक मतलब जो उत्प्रेरक है वह कौन है, V2O5 या फिर वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड है। ऐसे ही जब हम जीगर कैटलिस्ट है ना, जीगर कैटलिस्ट या फिर जीगलर उत्प्रेरक है ना, जिस जिसमें क्या होता है AlCH3 होल थ्राइस, है ना, AlCH3 होल थ्राइस युक्त TiCl4, है ना, TiCl4 में जो AlCH3 होल थ्राइस डला हुआ रहता है वह भी जीगलर कैटलिस्ट या फिर जीगलर उत्प्रेरक का आधार है, जिसका उपयोग हम किसमें, जब हम पॉलीइथीन, है ना, जब हम पॉलीएथिलीन या फिर पॉलीएथीन बनाते हैं, है ना, उसके उत्पादन में जीगलर कैटलिस्ट या फिर जीगलर उत्प्रेरक का उपयोग होता है। वह क्या होता है TiCl4, जिसमें थोड़ा सा AlCH3 होल थ्राइस डला होता है ना, AlCH3 होल थ्राइस युक्त TiCl4। तो इसमें जो Ti है वह भी डी ब्लॉक का ही एक तत्व है ना। तो जो ज्यादातर डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वह उत्प्रेरक या फिर कैटलिस्ट के रूप में उपयोगी होते हैं, है ना, ज्यादातर जो होते हैं, है ना, जो भी अ, अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें उत्प्रेरक लगता है तो आप देखेंगे ज्यादातर उत्प्रेरक डी ब्लॉक के तत्व है ना। तो AlCH3 होल थ्राइस युक्त TiCl4 जीगलर उत्प्रेरकों का आधार है, जिसका उपयोग पॉलीएथिलीन, है ना, जिसका उपयोग हम किसमें, जीगलर कैटलिस्ट जो है, जिसमें TiCl4 में AlCH3 होल थ्राइस होता है ना, वह एक जीगलर कैटलिस्ट किसके लिए उपयोग होता है, जब हम पॉलीएथिलीन या फिर पॉलीएथीन का उत्पादन करते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और हावर विधि में, हावर विधि मतलब हेवर्स प्रोसेस, है ना, हावर विधि जिसमें हम क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से, है ना। तो हावर विधि में N2H2 मिश्रण से अमोनिया प्राप्त करने के लिए आयरन उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है ना। जब हम हेवर्स प्रोसेस की बात करते हैं हावर विधि, तो उसमें हम क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं, है ना, क्या बनाते हैं, अमोनिया, किससे, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से, है ना, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से हम क्या बनाते हैं, N2 + H2, ना, N2 + H2 गिव्स 2NH3, है ना, यही है अभिक्रिया हावर्स प्रोसेस की। अगर इसे बैलेंस करें तो यहाँ पे एक 3 भी आएगा। ठीक है, तो एक N2 प्लस 3 मोल्स या फिर 3 मॉलिक्यूल्स हमने हाइड्रोजन के लिए, और उससे 2 मॉलिक्यूल्स किसके बनाए, NH3 के या फिर अमोनिया के बनाए। इसी को हम हावर्स विधि बोलते हैं। और इसमें जो उत्प्रेरक होता है वह फाइनली डिवाइडेड आयरन होता है ना, मतलब जो आयरन है उसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, तो वह यहाँ पे क्या होता है, कैटलिस्ट या फिर उत्प्रेरक होता है। और इसके साथ जो मॉलिब्डेनम है वो प्रोमोटर होता है, मतलब जो मॉलिब्डेनम है वह भी अभिक्रिया में जो कैटलिस्ट उत्प्रेरक है उसे
है ना, उसके साथ यूज या फिर उसके साथ उपयोग में होता है ना। तो इसमें भी जब आप हेवर्स विधि या फिर हाबर विधि देखेंगे, तो उसमें भी जब हम N2H2 मिश्रण से अमोनिया प्राप्त करते हैं, तो उसमें भी जो आयरन है वह क्या है, आयरन क्या है, डी ब्लॉक का एक तत्व है, वह उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग होता है। ऐसे ही तेल या फिर वसा के हाइड्रोजन में निकेल उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। ऐसे ही जो तेल या फिर वसा है उसके हाइड्रोजनेशन या फिर हाइड्रोजनन में निकेल जो है ना, निकेल निकेल है, वह एक उत्प्रेरक का काम करता है। तो तेल या वसा के हाइड्रोजनन में निकेल उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, एथाइन के ऑक्सीकरण से एथलीन बनाने के बाकर प्रक्रम में PDCl2 उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है ना। ऐसी जहाँ एथाइन के ऑक्सीकरण से इथेनॉल बनाते हैं, है ना, जो इथाइन है उसका जब हम ऑक्सीकरण करते हैं और उससे इथेनॉल बनाते हैं, तो उससे क्या बोलते हैं, हम बाकर प्रक्रम बोलते हैं। और उसमें भी जब हम इथाइन से एथेनॉल बनाते हैं ऑक्सीकरण करके, तो ऑक्सीकरण जब हम करते हैं, तो इस प्रक्रिया में, इस अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक रूप होता है, उत्प्रेरक प्रयोग होता है, वह होता है PDCl2, है ना। क्या होता है, PDCl2। और ये जो PD है यह भी क्या है, डी ब्लॉक का ही एक तत्व है ना। तो अब आप देखा है कि कितनी सारी अभिक्रियाओं की हमने बात कर दी, और ज्यादातर जो उत्प्रेरक है वह डी ब्लॉक के तत्व ही होते हैं, है ना। तो एथाइन के ऑक्सीकरण से इथेनॉल बनाने के बाकर प्रक्रम में PDCl2 उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। निकेल के संकलों, एल्काइनों तथा अन्य कार्बनिक यौगिकों जैसे बेंजीन के बहुलकीकरण में उपयोगी है। ऐसे ही निकेल के संकलों, एल्काइनों तथा अन्य कार्बनिक यौगिकों जैसे कि बेंजीन वगैरह, इनके भी पॉलीमराइजेशन, है ना, या फिर बहुलकीकरण में यह उपयोगी है। ऐसे ही जब हम फोटोग्राफी उद्योग की बात करते हैं ना, जो फोटोग्राफिक इंडस्ट्री या फिर फोटोग्राफी उद्योग है, उसमें भी जो AgBr है, सिल्वर ब्रोमाइड, इसका विशिष्ट प्रकाश संवेदनशीलता के गुणों पर आधारित है ना। जो फोटोग्राफी उद्योग है ना, जो पूरी की पूरी फोटोग्राफिक इंडस्ट्री है, वह किस पे, जो सिल्वर ब्रोमाइड है ना, AgBr, उसकी विशिष्ट प्रकाश संवेदनशीलता, है ना, जो उसकी फोटो सेंसिटिविटी या फिर प्रकाश संवेदनशीलता है, इसके गुणों पर आधारित है पूरी की पूरी क्या, फोटोग्राफी उद्योग, है ना। और ये जो Ag है ना, सिल्वर ब्रोमाइड में ये जो Ag है, वह क्या है, वह डी ब्लॉक का भाग है ना। क्या है, डी ब्लॉक का भाग है। इसलिए अभी तक हमने इतनी सारी विक्रियाएं देख ली, तो हमें पता चला कि जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक के तत्व है, वह ज्यादातर उत्प्रेरक के रूप में कई अभिक्रियाओं में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ आ गया, है ना। तो चलो फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने क्या, उदाहरण नंबर 4.10 या फिर उदाहरण नंबर 4.10 पढ़ा और इसे अच्छे से समझा। और उसके बाद हमने डी एवं एफ ब्लॉक तत्वों के कुछ अनुप्रयोग, जो कि आपकी पुस्तक में 4.7 पर दिए हुए हैं, उस पर दृष्टि डाली और उसे अच्छे से समझा, है ना। तो आज हमने जो पढ़ा है इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। और बाकी अगले भाग में सिर्फ सारांश है ना। अगले भाग में क्या है, सिर्फ सारांश। अभी तक हम टोटल 34 पार्ट, मतलब 34 भाग कर चुके हैं, है ना। तो 34 भाग में जितना पढ़ा है, तो आप साथ साथ पढ़ते ही जा रहे होंगे पुस्तक से। एक बार उसे पूरा का पूरा दोबारा, बिल्कुल जहां से हमने शुरू किया था पहले भाग से 34 भाग तक, उसी हिसाब से आप अपनी पुस्तक से पढ़ लीजिए, ताकि अगले भाग में जब हम सारांश पढ़ें, तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आए, है ना। तो अगले भाग में हम सारांश पढ़ते हैं। और आज के लिए इतना ही, बाकी धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अपने आखिरी भाग, भाग 35 में।